अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। बर वक्त वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आइए चलते हैं अपने बकिया हिस्से की तरफ। वो ड्राइवर ने इशारा करते हुए कहा, साहिल नजर आने लग गया है जनाब, वो देखें। कमाल है, हमें तो हर तरफ अंधेरा नजर आ रहा है। कहीं यहाँ साहिल अंधेरे को तो नहीं कहा जाता। मैंने कहा तो क्रिस बेख्तियार हंस पड़ा। अभी आपकी आंखें अंधेरे में देखने के काबिल हो जाएंगी। बहरहाल हम आधे घंटे बाद साहिल पर पहुंच जाएंगे। लेकिन ये तो वीरान साहिल है और आगे इंतहाई तवील मैदानी इलाका है। आप कैसे शहर पहुंचेंगे? क्रिस ने पूछा। हमने शहर जाना होता तो हम इतना तवील चक्कर काट कर यहाँ क्यों आते? हमारा काम इस मैदानी इलाके तक ही महदूद है। मैंने कहा तो कप्तान क्रिस ने इस बात में सर हिला दिया, क्योंकि मैंने इसे अपने बारे में यही बताया था कि मैं स्मगलरों के एक बैनुल अक़वामी तंजीम का कारकुन हूँ और इस मैदानी इलाके में हमारा खास अड्डा है। लेकिन दुश्मन तंजीमें इस अड्डे को ट्रेस करके तबाह करना चाहती हैं, इसलिए खुफिया तौर पर मैं इस अंदाज में इधर जा रहा हूँ। आपकी वापसी कब होगी जनाब? क्रिस ने कहा। ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे के बाद, मैंने जवाब दिया तो क्रिस ने हामी में सर हिला दिया। फिर वाकई आधे घंटे बाद हम कटे पटे साहिल के करीब पहुंच गए। एक खास जगह पहुंचकर क्रिस ने लॉन्च को हुक कर दिया। सामान ले आओ, मैंने अपने साथियों से कहा। वो तमाम साथी सिवाय जूली और सालिया के नीचे कैबिन की तरफ बढ़ गए। तुम 2 घंटे क्या करोगे? मैंने क्रिस से पूछा। मैं आराम करूंगा। मुसलसल 12 घंटे लॉन्च चलाने की वजह से मैं बेहद थक गया हूँ। मैंने क्रिस्ट की बात पर सर हिला दिया और अपने साथी को लेकर साहिल पर चला गया। क्रिस्ट को बेहोश नहीं किया आपने? सफदर ने पूछा। नहीं, वो वाकई बेहद थका हुआ नजर आ रहा था, इसलिए वो वैसे ही सुबह तक बेसुध पड़ा रहेगा। आओ, मैंने कहा और आगे बढ़ने लगा। दूर दूर तक वसी मैदान था जिसमें सिवाय झाड़ियों और ऊंचे नीचे टीलों के सिवा कुछ नहीं था। चूंकि आसमान पर चांद मौजूद था, इसलिए हल्की रोशनी हर तरफ फैली हुई थी। मैंने सफदर के बैग से नाइट टेलीस्कोप निकालकर आंखों से लगाई और गौर से वसी मैदान को देखने लगा। हमें और आगे जाना होगा, मैंने कहा, और फिर हम सब तेजी से आगे बढ़ते चले गए। तकरीबन 1 घंटे तक मुसलसल चलने के बाद मुझे मैदानी इलाके में एक बड़ी और इसके इर्द गिर्द छोटी चंद इमारतों के हवेले नजर आने लगे तो मैं रुक गया। इमारतों के आसार नजर आने लग गए हैं। मुझे यकीन है कि कर्नल मॉर्गन अगर इस जजीरे पर आया तो वो इसी इलाके में छुपा हुआ हो सकता है। मैंने सैटेलाइट नक्शे पर इस इमारत को देखा था। ये स्पॉट कर्नल मॉर्गन के लिए बेहतरीन पनाहगाह साबित हो सकता है। बहरहाल अब असला निकाल लो। हमने पहले अंदर बेहोश कर देने वाली गैस फायर करनी है, इसके बाद अंदर जाकर मजीद कार्रवाई होगी। थोड़ी देर बाद हम सब इमारतों के करीब पहुंच गए। ये छोटी मोटी आम सी इमारतें थीं, लेकिन इन इमारतों से हटकर शुमाल की तरफ एक काफी बड़ी इमारत बनी हुई थी जिसके गिर्द 4 दीवारी थी और फाटक लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कई बरस कबल इस इलाके में कोई बेस कैंप रहा हो, लेकिन अब वहाँ बेस कैंप के आसार ही बाकी रह गए थे। 4 दीवारी के अंदर रोशनी हो रही थी। मैं टेलीस्कोप की मदद से इस पूरी इमारत का बगौर जायजा लेता रहा। आखिर आपको इस बात का यकीन क्यों है कि कर्नल मॉर्गन यहाँ हो सकता है? अगर वो इस जजीरे पर है तो फिर से इस कदर वीरान इलाके में आने की क्या जरूरत है? सफदर ने कहा। जैसा कि तुम देख रहे हो कि यहाँ बेस कैंप के आसार हैं। जब मेरे सामने स्टाम्बल जजीरे का नाम आया तो मैंने ब्रोसन के पीए के ऑफिस में बैठकर नेट सर्च किया था। इस सर्चिंग से ही मुझे इन स्पॉट का इल्म हुआ था, और जब मैंने इसकी बाकायदा तहकीक की तो मुझे पता चला कि जब यहाँ बेस कैंप था तो इस वक्त इस बेस कैंप का इंचार्ज कर्नल मॉर्गन ही था। कर्नल मॉर्गन को इस जगह से बेहद लगाव था। बेस कैंप खत्म हो गया, लेकिन इसके बावजूद वो इस जगह आता रहता था। इसने इस बड़ी इमारत में अपनी रिहाइश के भी खसूसी इंतजाम कर रखे हैं। वो यहाँ जब भी आता है इंतहाई खुफिया तरीके से आता है। इसके अलावा नेट सर्चिंग से भी मुझे मालूम हुआ कि कर्नल मॉर्गन खुद को यहाँ सबसे ज्यादा महफूज समझता है। इसने यहाँ खसूसी इंतजाम कर रखे हैं। अगर कोई इस इमारत पर रेड हो जाए तो इसके बारे में इसे फौरन पता चल जाता है और वो होने वाले मुमकिन हमले को साइंसी इलाज से रोकने की भी सलाहियत रखता है। रोसेन के कहने के मुताबिक कर्नल मॉर्गन किसी दूसरे मुल्क गया हुआ था। जबकि मैंने नेट सर्चिंग से ही पता किया था तो मुझे कर्नल मॉर्गन के बारे में ऐसी कोई अपडेट नहीं मिली जिससे पता चलता हो कि वो मुल्क से बाहर गया हुआ है। फिर कर्नल रोडस जिस तरह इसके पीछे यहाँ आया हुआ है, इसने भी मेरे ख्याल को इस बात की तकवीत दी कि कर्नल मॉर्गन अगर यहाँ मौजूद हो सकता है तो इसके लिए यही बेहतरीन पनाहगाह है। मैंने तफसील बताते हुए कहा तो सफदर ने हामी में सर हिला दिया। तो फिर अब क्या प्रोग्राम है? सफदर ने पूछा। मेरे ख्याल में सब सोए हुए होंगे, या अगर कोई चेकिंग हो रही होगी तो सामने के रुख पर होगी, क्योंकि अकबी तरफ से किसी के आने का तो इन्हें ख्याल तक न होगा। मैं खुसूसी क्रॉस 0 लेकर आया हूँ। मैं इस आले से ग्रीन रेज ऑन कर देता हूँ। ये रेज 1 किलोमीटर के दायरे में फैल जाएगी। इस रेज के फैलते ही इस 1 किलोमीटर के दायरे में मौजूद तमाम साइंसी आलात यकसर नकारा हो जाएंगे और इसके बाद हम आसानी से इस इमारत में दाखिल हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इस इमारत के अंदर जाएं, तुम जाकर अंदर बेहोश कर देने वाली गैस के 10 कैप्सूल फायर कर दो। मैंने कहा तो सफदर सर हिलाता हुआ आगे बढ़ा। वो बड़े मोहतात अंदाज में चल रहा था। फिर इमारत के करीब पहुंचकर इसने हाथ में पकड़े हुए गैस पिस्टल का रुख अंदरूनी तरफ करके ट्रिगर दबा दिया। पिस्टल से गैस कैप्सूल निकलकर इमारत के अंदर गिरने लगे। मैं और मेरे साथी कुछ फासले पर खामोश खड़े थे।
10 कैप्सूल अंदर फायर करके सफदर वापस आ गया और फिर 10 मिनट तक इंतजार करने के बाद हम सब आगे बढ़े। फिर पहले इन्होंने 4 दीवार के गिर्द चक्कर लगाया, इसके बाद बंद फाटक की तरफ आ गए। मेरे इशारे पर तनवीर किसी बंदर की तरह फुर्ती से फाटक पर चढ़कर अंदर कूद गया। इसने फाटक की छोटी खिड़की खोल दी। मुझ समेत सब साथी अंदर दाखिल हो गए। खिड़की बंद कर दो, मैंने कहा तो सबसे आखिर में आने वाले सफदर ने खिड़की बंद कर दी। सामने 4 कमरे थे, जबकि बाहर बरामदा था और बरामदे में 2 मुसल्ला आदमी टेढ़े मेढ़े अंदाज में गिरे हुए थे, जबकि साइड से सीढ़ियों ऊपर छत पर जा रही थी और इन सीढ़ियों के करीब एक आदमी बेहोश पड़ा हुआ था। मैंने पूरी इमारत का जायजा लिया तो एक कमरे में एक आदमी कुर्सी पर बेहोशी के आलम में मौजूद था। इसके साथ ही फर्श पर शराब की एक बोतल टूटी हुई पड़ी थी, जबकि इसके सामने मेज पर एक फ़ोन मौजूद था। मैंने फ़ोन का रिसीवर उठाया तो इसमें टून मौजूद थी। मैं समझ गया कि सिक्योरिटी इंचार्ज होगा। फिर मैं वापस पलटा और मैंने अपने साथियों समेत पूरी इमारत की तलाशी लेना शुरू कर दी। इस इमारत में 2 बड़े बड़े तहखाने भी मौजूद थे और इन तहखानों में ऐसे आसार थे जैसे इनमें पहले भारी सामान वगैरह रखा जाता था, लेकिन अब वो तहखाना खाली पड़ा हुआ था। मैं वापस इस कमरे में आया जहाँ वो आदमी कुर्सी पर बेहोशी के आलम में मौजूद था। इस आदमी को कुर्सी पर रस्सी से बांध दो, मैंने कहा तो सफदर और कैप्टन शकील ने जल्दी ही इस काम की तकमील कर दी। रस्सी का बंडल इन्हें एक तहखाने से मिल गया था। तनवीर और सालिया, तुम दोनों बाहर जाओ और यहाँ मौजूद तमाम अफराद का खात्मा कर दो, लेकिन फायरिंग नहीं होनी चाहिए क्योंकि फायरिंग की आवाज़ बहुत दूर तक जा सकती है। मैंने कहा तो तनवीर और सालिया बाहर की तरफ मुड़ गए। मैंने जेब से लंबे मुंह वाली एक बोतल निकाली और उसका ढक्कन हटाकर मैंने बोतल का दहाना इस आदमी की नाक से लगा दिया। चंद लम्हों बाद इसने बोतल हटाई और उसका ढक्कन बंद करके मैंने वापस जेब में डाल लिया। फिर पीछे हटकर मैं एक कुर्सी पर बैठ गया। जूलिया पहले ही साथ वाली कुर्सी पर बैठी हुई थी। कहीं इस हेडक्वार्टर से इस कमरे को चेक न किया जा रहा हो, जूलिया ने कहा। नहीं, यहाँ कोई ऐसी डिवाइस नहीं है। अगर होती तो क्रॉस जीरो वाले आले से निकलने वाली ग्रीन रेज से ऑफ हो गई होगी। मैंने इमारत की तरफ आते ही ग्रीन रेज ऑन कर दी थी। इसी लम्हे इस आदमी के जिस्म में हरकत के आसार नमूदार होने शुरू हो गए और चंद लम्हों बाद इसने कराहते हुए आंखें खोल दी। क्या मतलब ये मुझे? इस आदमी ने होश में आते ही बुरी तरह भौंकलाए हुए लहजे में कहा। इसके साथ ही इसने उठने की कोशिश की, लेकिन बंधे होने की वजह से वो सिर्फ कसमसा कर रह गया। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने सर्द लहजे में कहा। तुम कौन हो? ये मुझे किसने बांधा है? इस बात का क्या मतलब है? ये सब क्या है? इस आदमी ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। मेरे सवाल का जवाब दो, क्या नाम है तुम्हारा? मैंने सर्द लहजे में ही कहा। मेरा नाम डेविस है, मगर तुम कौन हो और इस तरह अचानक तुम कैसे अंदर आ गए? मेरे आदमियों ने तुम्हें नहीं रोका, ये सब और कैसे हो गया? डेविस पर अभी तक हैरत छाई हुई थी। तुम यहाँ के सिक्योरिटी इंचार्ज हो? मैंने कहा। हाँ, मैं सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ, डेविस ने जवाब दिया। हेडक्वार्टर का सिक्योरिटी इंचार्ज कौन है? मैंने पूछा। डेविस बेख्तियार चौंक पड़ा। ओह, कहीं तुम वो पाकिस्तानी एजेंट तो नहीं हो? मगर तुम तो क्रीमियन हो, सिक्योरिटी इंचार्ज ने इस बार बौखलाए हुए लहजे में कहा। तो मैं इसकी बात सुनकर बेख्तियार चौंक पड़ा। क्या मतलब? तुम कैसे जानते हो पाकिस्तानी एजेंटों के बारे में? मैंने कहा। वो मुझे कर्नल रोडस ने बताया था कि पाकिस्तानी एजेंट यहाँ पहुँचेंगे। इसने अपने 4 आदमी भी यहाँ भेजे थे, डेविस ने कहा। तो मैं बेख्तियार चौंक पड़ा। कर्नल रोडस? क्या मतलब? मैंने चौंक कर पूछा। मैं कर्नल रोडस का आदमी हूँ, वो यहाँ आया था, डेविस ने जवाब देते हुए कहा। पूरी तफसील बताओ, मैंने इसी लहजे में कहा। पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आ गए हो? मेरे आदमियों को क्या हुआ? डेविस ने कहा। तो मैंने जेब से मशीन पिस्टल निकाल लिया। सुनो डेविस, तुम अभी तक इसलिए जिंदा हो कि तुम हमारे दुश्मन नहीं हो। हम तुमसे सिर्फ चंद मालूमात हासिल करना चाहते हैं। तुम्हारे सारे आदमी हलाक कर दिए गए हैं और तुम यहाँ इस वक्त अकेले जिंदा हो। मैंने तेज लहजे में कहा। मुझे मत मारो, मैं बेगुनाह हूँ। मैंने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मेरे तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे तो जुए में हारी हुई रकम उतारने के लिए भारी रकम की अशद ज़रूरत थी, इसलिए मैंने कर्नल रोडस का साथ दिया था। वो यहाँ कर्नल मॉर्गन के साथ आया था, और डेविस ने कहा। और फिर इसने कर्नल मॉर्गन और कर्नल रोडस के दरमियान होने वाली डील की तफसीलात बतानी शुरू कर दी, जिसे सुनकर मैं हैरान रह गया। डेविस ने इन दोनों की चीफ सेक्रेटरी से होने वाली बातचीत से भी आगाह कर दिया था। तो वो अब कहाँ हैं? मैंने पूछा। वो दोनों यहाँ से वापस जा चुके हैं। चीफ सेक्रेटरी ने इनके लिए स्पेशल हेलीकॉप्टर भेजा था, डेविस ने कहा। हो ना हो, क्या तुमने इनकी बातें खुद सुनी थी? मैंने सर्द लहजे में कहा। हाँ, मैं यहाँ मौजूद था, मैंने हर बात अपने कानों से सुनी थी, डेविस ने बताया। एक बार फिर तफसील बताओ मुझे। एक बात जो तुमने सुनी थी, मैंने कहा। मैंने सब कुछ बता दिया है, डेविस ने हक लाकर कहा। जो कह रहा हूँ इस पर अमल करो, वरना। मैंने घुरा कर कहा और मशीन पिस्टल इसके सर के साथ लगा दिया। डेविस सहम कर रह गया। बाबा बताता हूँ, प्लीज़ इसे नीचे कर लो, मैं बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ, डेविस ने इंतहाई खौफजदा लहजे में कहा। बोलते जाओ, लेकिन झूठ मत बोलना। जैसे ही तुमने झूठ बोला मुझे फौरी इल्म हो जाएगा और फिर मैंने सिर्फ ट्रिगर दबाना है और तुम्हारी लाश इस वीराने में गिद्ध नोचेंगे। मैंने इस बार ज़्यादा खुश्क लहजे में कहा था। डेविस एक बार फिर शुरू हो गया। इसने कर्नल मॉर्गन और कर्नल रोडस के दरमियान होने वाली बातचीत का एक एक लफ्ज़ मुझे बताना शुरू कर दिया। तो डार्क स्काई एजेंसी का चीफ अब कर्नल रोडस को बना दिया गया है, मैंने होंठ भींच कर कहा। हाँ, डेविस ने कहा। तो फिर कर्नल मॉर्गन कहाँ गया है? इसके लिए तो ये इसकी बेहतरीन पनाहगाह थी, मैंने कहा।
मैं नहीं जानता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो हेलीकॉप्टर भेजा था वो दोनों इसमें बैठकर चले गए थे। कर्नल रोडस के साथी भी इसके साथ चले गए थे, डेविस ने कहा और मैं तवील सांस लेकर रह गया। इस हेडक्वार्टर के इंचार्ज कौन है, मैंने कहा। अब तो कोई नहीं है, डेविस ने जवाब दिया। तो मेरे साथ साथ खामोश बैठी हुई जूलिया भी बेख्तियार चौंक पड़ी। क्या मतलब, क्यों नहीं है, मैंने हैरत भरे लहजे में कहा। वो हेडक्वार्टर खाली करके चले गए हैं, अब वहाँ कोई नहीं है, ना ही सिक्योरिटी के अफराद, डेविस ने जवाब देते हुए कहा। ओह, कब ऐसा हुआ है, मैंने होंठ खींचते हुए कहा। तकरीबन 2 घंटे पहले, डेविस ने जवाब दिया। तुम्हारे कहने के मुताबिक कर्नल मॉर्गन यहाँ भी हेडक्वार्टर से जा चुका है। तुम्हारी बात को चेक करना पड़ेगा, हम हेडक्वार्टर के अंदर कैसे जा सकते हैं, मैंने कहा। यह हेडक्वार्टर ज़ेरे ज़मीन है, वहाँ खुफिया रास्ता खोल कर अंदर जाया जा सकता है, वो बाहर से इसे बंद करके गए हैं। मैं खुद एक बार वहाँ का चक्कर लगा आया हूँ, डेविस ने बताया। तफसील बताओ, मैंने कहा। तो डेविस ने तफसील बताना शुरू कर दी। जूलिया, तुम यहीं रुक कर इसका ख्याल रखोगी, मैं सफदर के साथ हेडक्वार्टर का चक्कर लगा आऊँ, शायद वहाँ से कोई ऐसा क्लू मिल जाए जिससे पता चल जाए कि ये लोग कहाँ शिफ्ट हुए हैं, वरना तो हमारा मिशन मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाएगा, मैंने उठते हुए कहा। इसे ख़त्म कर दो, इसे जिंदा रखने का क्या फ़ायदा, जूलिया ने मुंह बनाकर कहा। नहीं, शायद मजीद कुछ पूछने की ज़रूरत पड़ जाए, मैंने कहा। तो जूलिया ने इस बात पर सर हिला दिया। मैं तेज़ तेज़ कदम उठाता कमरे से बाहर चला गया। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद मैं वापस आया तो मेरे चेहरे पर एक मौजूद तासुरात देखकर जूलिया समझ गई कि मैं नाकाम लौटा हूँ। सफदर का चेहरा भी बुझा हुआ था। क्या हुआ, जूलिया ने कहा। वहाँ मशीनरी मौजूद है लेकिन आदमी कोई नहीं है, और ऐसी भी कोई चीज़ नहीं मिली जिससे ये इशारा मिल सकता कि वो लोग यहाँ से शिफ्ट होकर कहाँ गए हैं। तो फिर अब क्या किया जाए, ये तो बड़ा मसला बन गया, जूलिया ने परेशान लहजे में कहा। हाँ, लगता ऐसा ही है, लेकिन अब यहाँ बैठकर वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं, आओ, मैंने कहा और उठ खड़ा हुआ। इसका क्या करना है, जूलिया ने उठते हुए कहा। गोली मार दो, और क्या करना है, मैंने खुश्क लहजे में कहा और तेज तेज कदम उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जूलिया ने बिजली की सी तेजी से जेब से मशीन पिस्टल निकाला और फिर इससे पहले कि डेविस कोई एहतजाज करता, जूलिया ने ट्रिगर दबा दिया और तड़ाहट की आवाज़ के साथ ही डेविस के हलक से चीख निकली और इसका बंधा हुआ जिस्म बुरी तरह फड़कने लगा। लेकिन जूलिया तेजी से मुड़ी और कमरे से बाहर आ गई। मुझ समेत मेरे साथियों के चेहरे सते हुए थे। मेरे अंदाजा तो दुरुस्त साबित हुआ था कि कर्नल मॉर्गन यहाँ आया था और इसने यहाँ पनाह ले रखी थी। इसने इस वीराने में अपना हेडक्वार्टर भी बना रखा था। वो यहाँ मौजूद भी था, लेकिन आने में हमें कुछ देर हो गई और वो कुछ देर पहले ही वापस नाराग चला गया था। नाराग में भी इसका कोई हेडक्वार्टर था या नहीं, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। अब मेरे और मेरे साथियों के पास इसके अलावा कोई चारा ना था कि हम वापस नाराग जाकर कर्नल मॉर्गन को तलाश करते। चुनाचा हम इमारत से निकले और फिर इन रास्तों से होते हुए जजीरे के किनारे पर पहुंच गए जहां हमारी लॉन्च मौजूद थी। लॉन्च में पहुंचकर हमने क्रिस्ट को जगा दी जो अपनी नींद पूरी कर चुका था। क्रिस्ट ने हमें नीचे कैबिन में पहुंचाया और फिर वो लॉन्च ड्राइव करने के लिए इंजन रूम में चला गया। हम सब कैबिन में बैठे अपनी थकावट दूर कर रहे थे कि अचानक मैं चौंक पड़ा। अपना सांस रोक लो फौरन, मैंने चीखते हुए कहा, लेकिन देर हो चुकी थी। इसी लम्हे मेरे दिमाग में धमाका सा हुआ। मेरी आंखों के सामने यकलक अंधेरा छा गया। मैंने सर झटक कर दिमाग पर छाने वाले अंधेरा दूर करने की कोशिश की, लेकिन ला हासिल। दूसरे लम्हे में लड़कता चला गया। क्या तुम्हारे पास मुसद्दिका इतला है कि पाकिस्तानी एजेंट और इसके साथियों ने स्टाम्बर जजीरे पर जाने के लिए किराए पर लॉन्च हासिल की है? टेरिसा ने एंटोनियो की तरफ देखते हुए हैरत भरे लहजे में कहा, जो अभी थोड़ी देर कबल कमरे में दाखिल हुआ था और इसने आते ही टेरिसा को बताया था कि इसने पाकिस्तानी एजेंटों का सुराग लगा लिया है। टेरिसा इसकी बात सुनकर उछल पड़ी थी। इसके पूछने पर एंटोनियो ने बताया कि इसे मालूमात मिली है कि प्रिंस ऑफ ढम्प ने लामार के ब्रोसन से मुलाकात की थी और फिर इसके जरिए एक लॉन्च हासिल की थी। हाँ, मैंने हर बात की तस्दीक कराई है। मैंने शिपिंग कंपनी के जनरल मैनेजर से भी बात की थी। इसके कहने के मुताबिक 6 अफराद जिनमें 2 औरतें शामिल हैं, लामार से एक लॉन्च बुक करा कर गए हैं, जिसे बुक कराने वाले का नाम ब्रोसन है और ब्रोसन लामार के लापान क्लब का मालिक और जनरल मैनेजर है। इसके बारे में ये भी मालूम हुआ है कि इसका ताल्लुक हमारे चीफ कर्नल मॉर्गन से भी है और वो कर्नल मॉर्गन से मिलता रहता है। ना जाने पाकिस्तानी एजेंट को इसके बारे में कहाँ से मालूमात मिल गई थी। इसने लापान क्लब पहुंचकर ब्लैक कोबरा की टिप पर प्रिंस ऑफ ढम्प बनकर ब्रोसन से मुलाकात की थी। प्रिंस ऑफ ढम्प का नाम सुनकर मैं चौंक पड़ा था और मैंने फौरन ब्रोसन से मिलने का फैसला किया था। जब मैंने इसे बताया कि मेरा ताल्लुक डीएस एजेंसी से है और मैं इस एजेंसी का टॉप एजेंट हूँ, तो इसने मुझे प्रिंस ऑफ ढम्प से होने वाली बातचीत की तफसील बता दी। इसके बाद इसने ये भी इतराफ़ कर लिया कि प्रिंस ऑफ ढम्प ने जाने के बाद इसे कॉल करके एक लॉन्च बुक कराने के लिए कहा था। लॉन्च में वो इसके 5 साथियों, जिनमें 2 औरत और 3 मर्द शामिल थे, जजीर स्टाम्बल जाना चाहते थे और ब्रोसन ने लॉन्च बुक करा दी थी। एंटोनियो ने तफसील बताते हुए कहा, ओह, लेकिन ये पाकिस्तानी एजेंट और उसके साथ इस स्टाम्बर में क्या लेने गए हैं? टेरिसा ने हैरत भरे लहजे में कहा, मैं तुम्हें बता तो रहा हूँ कि पाकिस्तानी लीडर इस कर्नल रोडस के पीछे गया है जो चीफ कर्नल मॉर्गन का जानी दुश्मन है। और शायद तुम्हें इस बात का इल्म नहीं है कि चीफ मॉर्गन का जजीरा स्टाम्बर में भी एक हेडक्वार्टर मौजूद है जो इनका ज़ाती हेडक्वार्टर है। जब कर्नल मॉर्गन एक बेस कैंप के इंचार्ज थे तो वो जजीरा स्टाम्बर में ही तैनात थे और जिस जगह इन्होंने बेस कैंप बनाया हुआ था अब वहाँ इनका ज़ाती हेडक्वार्टर है।
हो सकता है कि पाकिस्तानी एजेंट को इस बात का इल्म हो गया हो और वो ब्रोस्टन को ये बता करके वो कर्नल रोडस के पीछे जाना चाहता है। असल में चीफ कर्नल मॉर्गन के निजी हेडक्वार्टर पहुंचना चाहता हो, एंटोनियो ने कहा। ओह, तो फिर अब पाकिस्तानी एजेंट और इसके साथी कहाँ हैं? क्या तुमने शिपिंग कंपनी से मालूम नहीं किया कि इन्होंने जो लॉन्च बुक कराई है वो कहाँ है? टेरेसा ने कहा। वो इस लॉन्च में रवाना हो चुके हैं, एंटोनियो ने कहा। तो टेरेसा एक बार फिर उछल पड़ी। ओह, तो फिर हमें भी फौरन इनके पीछे जाना चाहिए। इस बार वो हमारे हाथों से नहीं बच सकेंगे। हम तेज़ रफ्तार गनशिप हेलीकॉप्टर लेकर जाते हैं। वो रास्ते में जहाँ भी हमें दिखाई देंगे हम इन पर मिसाइलों की बारिश कर देंगे और लॉन्च समेत इनके खच्चे उड़ा देंगे। टेरेसा ने एक झटके से उठकर खड़े होते हुए जोश भरे लहजे में कहा था। हमें जोश से नहीं, होश से काम लेना होगा टेरेसा, एंटोनियो ने कहा। तो टेरेसा चौंक पड़ी। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो? टेरेसा ने गुस्सीले लहजे में कहा। हमने जल्दबाजी से काम लेकर पहले भी मामलात खराब कर दिए थे। मैंने तुमसे इस वक्त भी कहा था कि पाकिस्तानी एजेंट और उसके साथियों को होश में ना लाओ और इन्हें बेहोशी की हालत में ही गोलियां मार दो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी थी और फिर इसका जो अंजाम हुआ था वो तुमने देख ही लिया था। ये तो शुक्र करो कि पाकिस्तानी एजेंट के साथियों ने हमें हलाक नहीं किया था और रेड पॉइंट पर हमें बेहोश की हालत में छोड़कर चले गए थे। ये हमारी खुशकिस्मती थी कि जैक हमसे ट्रांसमीटर पर मुसलसल रब्ता करता रहा और हमारी तरफ से जवाब न मिलने पर वो परेशान हो गया और हालात का पता करके रेड पॉइंट पहुंच गया। अगर वो आकर हमारी मदद न करता और हमें रस्सियों से आज़ाद करके होश में न लाता तो हम वहाँ पड़े पड़े ही हलाक हो जाते। इस बार हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे पाकिस्तानी एजेंटों को अपनी जान बचाने का कोई भी मौका मिल सके। इसलिए मैंने कहा है कि हमें जोश से नहीं होश से काम लेना पड़ेगा, एंटोनियो ने कहा। लेकिन कैसे? टेरेसा ने पूछा। हम हेलीकॉप्टर पर इनके पीछे जाएंगे। मैं यकीन से कहता हूँ कि पाकिस्तानी एजेंट और इसके साथी अभी जजीरे पर नहीं पहुंचेंगे कि हम जजीरा स्टाम पर पहुंच जाएंगे। वहां जाकर अगर हमें पता चला कि चीफ कर्नल मॉर्गन वहां मौजूद है तो हम इन्हें पहले अलर्ट करेंगे और फिर हम किनारों पर चट्टानों के पीछे छुप जाएंगे। जब ये लोग वहां पहुंचेंगे तो हम इन पर कोई लम्हा दायर किए बगैर फायरिंग कर देंगे और इन्हें वहीं मार गिराएंगे, एंटोनियो ने कहा। अगर इन्हें रास्ते में ही इस बात की खबर मिल गई कि कर्नल मॉर्गन इस जजीरे से वापस जा चुका है, तो टेरेसा ने कहा। तो इस बार एंटोनियो भी चौंक पड़ा। क्या मतलब है? तुम क्या कह रही हो? एंटोनियो ने चौंकते हुए कहा। तुम चूंकि बाहर गए हुए थे इसलिए तुमने चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से भेजा हुआ नोटिफिकेशन नहीं देखा। एक बार ये देख लो, फिर बात करते हैं। और साथ ही इसने मेज़ की दराज खोली और उसमें से एक लिफाफा निकाल कर इसकी तरफ बढ़ा दिया। एंटोनियो ने इससे लिफाफा लिया जो खुला हुआ था। इसने 2 उंगलियां डालकर लिफाफे से कागज निकाला और फिर से खोलकर पढ़ने लगा। दूसरे लम्हे वो दूर से उछला। इसके चेहरे पर हैरत के तासुरात फैलते चले गए। क्या मतलब, ये कर्नल रोडस कैसे एक बार फिर डीस एजेंसी का सरबराह बन गया है? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है? एंटोनियो ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये कैसे हो सकता है और कैसे मुमकिन है, मैं कुछ नहीं जानती। मुझे ये नोटिफिकेशन मिला है और चीफ सेक्रेटरी साहब से मेरी बात भी हुई है। ये इनका फैसला है और उनके कहने के मुताबिक कर्नल मॉर्गन भी इस बात पर रजामंद है कि पाकिस्तानी एजेंटों के खात्मे तक इसकी जगह कर्नल रोडस को डीएस एजेंसी का चीफ बना दिया जाए। इनके कहने के मुताबिक कर्नल रोडस और कर्नल मॉर्गन ने अपनी आपस की दुश्मनी खत्म कर दी है और अब वो दोस्त हैं। टेरेसा ने जवाब दिया तो एंटोनियो को हैरत और बढ़ती चली गई। हैरत है, आग और पानी कैसे हो सकते हैं? ये अनहोनी कैसे हो गई? कर्नल मॉर्गन कर्नल रोडस को हलाक करने के जतन करता था और कर्नल रोडस भी कर्नल मॉर्गन को हलाक करने के लिए एड़ी चोटी का दौर लगाता रहता था। इसने तो बाकायदा कसम खाई थी कि जब तक वो कर्नल मॉर्गन को हलाक नहीं कर देगा इस वक्त तक वो चैन से नहीं बैठेगा। कुछ तो हुआ है जो कर्नल मॉर्गन और कर्नल रोडस की सुलह हो गई है। हो सकता है इस सुलह के पीछे चीफ सेक्रेटरी साहब का हाथ हो, क्योंकि वो कर्नल मॉर्गन से ज़्यादा कर्नल रोडस को पसंद करते थे।